Dear students, Namaste. I am once again before you for class 10 students with democratic politics. Today we are going to study about chapter 2, federalism in democratic politics. In previous class, in chapter 1, we have read about vertical division of power sharing. Vertical division of horizontal division of power, vertical division of power. Vertical division of power among different levels of government. मैंने बताया था कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और उसके डाउन, उसके भी नीचे गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल, जिसको आप पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हो। ये हमने जाना था। उसमें एक जो फॉर्म था पावर शेयरिंग का, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जनरल गवर्नमेंट होता है हमारे देश में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे गवर्नमेंट एट प्रोविंस लेवल, स्टेट लेवल। और हमारे देश में पावर को और डिसेंट्रलाइज करने के लिए एक और लेवल लाया गया है। गांधी जी के आइडियाज पर ये डिसेंट्रलाइजेशन आधारित था, बेस्ड था। यह था गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल, गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल। ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, ये इसको फेडरलिज्म के नाम से हम जानते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, यही फेडरलिज्म है, यही फेडरलिज्म है। इस चैप्टर में, ये चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर में इसका एक जनरल टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको एक जनरल टर्म्स में जानेंगे और आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें उसकी थियरी और प्रैक्टिस, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं, पिछले क्लास में हमने जाना था, पिछले चैप्टर 1 में, कि द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका, द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। यदि आप रिकॉल करोगे तो उसमें देखोगे कि one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. ये आपने जाना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को कम करके और उन पावर को प्रोवाइड करना किसको? गवर्नमेंट एट रीजनल लेवल्स, रीजनल गवर्नमेंट्स को वह पावर प्रोवाइड करना, इसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद लेकिन ये जो पावर का जो डिवीजन था, ये जो पावर का शेयरिंग था, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर को रिड्यूस करके, बेल्जियम की बात मैं बता रहा हूं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर को रिड्यूस करके और उन पावर्स को रीजनल गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करना। ये क्या था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के विवेक पर निर्भर करता था। All these powers were given to these governments, these regional governments, and could be withdrawn by the central government. जब वह चाहता था, चाह सकता था, जब वह चाहता था या उसकी इच्छा होती थी, वह उन पावर को फिर से विड्रॉ कर सकता था, रीजनल गवर्नमेंट्स। तो एक डेमोक्रेटिक चेंज आया, एक परिवर्तन आया इन 1993। और वह परिवर्तन क्या था? द रीजनल गवर्नमेंट्स वेर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। द रीजनल गवर्नमेंट्स वेर गिवन
constitutional powers that were no longer dependent on the central government. 1993 में रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स प्रोवाइड किया गया। इससे क्या फायदा हुआ? अब वह सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहा। अब उसका अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया। और इस तरह से बेल्जियम में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट किया। इस तरह से बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले क्या था? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पावर को विड्रॉ नहीं कर सकता था, अब उसको मिल गया फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जहां तक एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अ यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम ही बना रहा ना, वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, जिसमें जहां नेशनल गवर्नमेंट को ये सारे के सारे पावर्स मिला हुआ था, नेशनल गवर्नमेंट ही पावरफुल था। तमिल लीडर्स ये डिमांड कर रहा था, ये मांग कर रहा था, वह चाह रहा था कि श्रीलंका भी फेडरल सिस्टम के अंतर्गत आ जाए, श्रीलंका में भी फेडरल सिस्टम आ जाए। अब प्रश्न उठता है, मैंने यहाँ कुछ बिंदुओं की चर्चा किया, पहले मैं फेडरलिज्म की चर्चा कर रहा हूँ। फेडरलिज्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। उसके बाद अभी जस्ट एक टर्म आया है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसको कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट आज हम लोगों का जो टॉपिक होने जा रहा है वह होगा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं संघवाद। ये फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म क्या है? गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर का डिवीजन होता है। किसमें? पावर का डिवीजन होता है सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, और बहुत सारे पावर को वहां से कर्टेल करके, रिड्यूस करके उन पावर को शेयर कर दिया जाता है। किसके हाथ में? वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। बहुत सारे उसके जो उससे संबंधित जो यूनिट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट यूनिट्स कर सकते हैं आप, उसको वह पावर का डिवीजन कर दिया जाता है। एक्चुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरेशन में 2 लेवल के गवर्नमेंट होते हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर a few subjects of common national interest। एक जो गवर्नमेंट होता है वो पूरे देश के लिए होता है, इंटायर कंट्री के लिए होता है, और वह रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो नेशनल इंपोर्टेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं। किसी देश के जो नेशनल इंपोर्टेंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, जो इंटायर कंट्री के जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल।
सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। और दूसरा है द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स that look after much of the day-to-day administering of their state। और सबऑर्डिनेट लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट एट प्रोविंस लेवल और स्टेट लेवल ना, उसका क्या होता है, वह किस सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वह उन सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रोविंशियल और स्टेट लेवल इंपोर्टेंस वाला सब्जेक्ट होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तीन लिस्ट जानेंगे, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जस्ट आगे के टॉपिक में हम लोग जानेंगे इस चीज को कि किस लेवल के गवर्नमेंट को क्या जुरिस्डिक्शन है और उन्हें किन सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। अब प्रश्न है, अभी प्रश्न आया था कि बेल्जियम 1993 में एक रीजनल जो गवर्नमेंट्स था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पावर को विड्रॉ नहीं कर सकता था। तो और श्रीलंका का उदाहरण मैंने जाना कि श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अभी भी है, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट जो है वह जिसके पास सारा का सारा पावर होता है। तो ये यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैंने जस्ट यहां लिखा है टॉपिक में, यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? तो under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to central government। यदि या तो एक लेवल के गवर्नमेंट होते हैं या उसके यदि सब यूनिट्स होते हैं तो ये सब यूनिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं, माने अधीनस्थ होते हैं। इसका क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश पारित कर सकता है अपने सब यूनिट्स को, अपने प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को। तो ये रहा यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि उसमें या तो एक लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, यदि उसके सब यूनिट्स होते भी हैं तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं। दूसरा है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है? इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। एक तो फेडरल सिस्टम में 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 या उससे ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं। दूसरी बात, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी काम करने के लिए आदेश नहीं दे सकता। और इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट हैड पावर्स ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास उसके पास अपना पावर होता है और वह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होता है, जवाबदेह नहीं होता। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। ये दोनों तरह के जो गवर्नमेंट होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों आंसरेबल होते हैं किसके प्रति? लोगों के प्रति, वहां के उस देश के सिटीजन्स के प्रति। तो ये रहा आपका यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मैं होमवर्क में इसको दे रहा हूं
डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके अतिरिक्त हम लोग आते हैं कि आज लास्ट टॉपिक हमारा होने जा रहा है द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंतर्गत क्या सब आते हैं, क्या सब विशेषताएं होती है फेडरलिज्म के, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला उसमें हम लोग देख रहे हैं देयर आर 2 or more levels or tiers of government. There are 2 or more levels or tiers of government. फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं। दूसरा इसका फीचर है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। ये जो अलग अलग लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं उनका शासन एक ही सिटीजन पर होता है, बट ईच टीयर हैज इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आप यहां देखोगे कि अलग अलग टीयर्स गवर्नमेंट के पास, अलग अलग टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट का अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है, जिस जुरिस्डिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड होता है। इस तरह से आप देखते हो कि इसके अंतर्गत द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो यहां ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ने ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड किए हुआ है। उसके एग्जिस्टेंस और उसके ऑथोरिटी को कोई उसको हटा नहीं सकता। अगला लेवल है the jurisdictions of the respective level or tiers of government are specified in the constitution. अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स जो है, टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसका क्या जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, इसको स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगला उसमें है, अगला फीचर्स है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पावर दे रखा है या उसको गारंटीड किए हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड किए हुआ है, उसके ऑथोरिटी और एग्जिस्टेंस को जो गारंटीड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे कि नहीं हम उसका जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बदल दें एक तरफा यूनिलैटरली, ये संभव नहीं है। ये कब संभव है? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए यदि फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के मेजॉरिटी का कंसेंट होना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पारित करे मेजॉरिटी के साथ, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उस नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के मेजॉरिटी से वो पारित होना चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली एक तरफा उस प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त है अगला जो फीचर्स है वह है कोर्ट्स हैव द पावर
Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें और पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को आप तय कर दें, आप उसका वर्णन करें, आप उसको स्पष्ट करें। इंटरप्रेट करने का अधिकार है कोर्ट को। और द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वह एम्पायर का काम करता है। एम्पायर का काम करता है कब, किन परिस्थिति में? इफ disputes arise between different level of government in the exercise of their respective powers. यदि अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के पावर को एक्सरसाइज करने में यदि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, विवाद पैदा होता है, उस विवाद का निपटारा करने का काम करता है हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये अधिकार उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। अगला पॉइंट है, अगला जो फीचर है वह है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब सारा पावर दे दिया और फिनेंशियल रेवेन्यू का पावर, सोर्स ऑफ रेवेन्यू यदि उसके पास नहीं होगा वह पावर किसी भी काम का नहीं होता है। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फिनेंशियल ऑटोनॉमी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कहां से होगा, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कहां से होगा, वह कहां से उसको पैसा प्राप्त होगा, मनी प्राप्त होगा, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए। और लास्ट जो फीचर है फेडरलिज्म का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स में, वह है द फेडरल सिस्टम thus have dual objectives. The federal system thus has dual objectives. The dual objectives of federal system. इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरल सिस्टम का? पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा और देश की एकता को बढ़ावा देना। और दूसरा है एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वह है रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, समायोजित करना, क्षेत्रीय जो विविधता है उसको समायोजित करना। ये ऑब्जेक्टिव है फेडरल सिस्टम का। तो आज हम लोग यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ द फेडरल सिस्टम को जानेंगे, और उसी में हम लोग जानेंगे कि माने 2 टाइप में हम इसको जानेंगे। एक है कि फेडरल जो है, फेडरल सिस्टम जो है, फेडरेशन कैसे फॉर्म करता है इसको जानेंगे। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इस चीज को जानेंगे। आज हम लोग यहीं तक। आज का जो हमारा होमवर्क है वह है, आप नोट कर लेंगे इसको, पहला होमवर्क है इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंशिएट between unitary system of government and federal system of government। and second जो homework होगा आज का हमारा वह होगा describe the main key features of federalism। describe the main key features of federalism। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप
लाइक का बटन दबाएंगे और हमारा उत्साह वर्धन करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना है।